इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एडवांस 2019 में पूछा गया है, इस सवाल को पढ़ते हैं। A particle is moved along a path AB, BC, CD, DE, EF, FA। काफी लंबा पाथ जो है उन्होंने ट्रेवल किया है। तो एक बार ट्रेस कर लेते हैं इस पाथ को इस ग्राफ की मदद से। A से गए हैं B, A से गए हैं B, B से गए हैं C, C से गए हैं D, D से गए हैं E, E से गए हैं F और F से गए हैं A। ये सिचुएशन है इस तरीके से। आपको बताना है कि इस फोर्स, यदि ये फोर्स लग रहा है F वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा y I कैप प्लस 2 अल्फा x j कैप, वेयर x and y are in meter and alpha is equals to -1, then the work done on the particle by these forces will be equal to। तो हमें वर्क डन निकालना है फोर्सेस की वजह से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोर्स, ये जो है पार्टिकल जो है, ये एक क्लोज पाथ में ट्रेवल कर रहा है, यानी जहां से इनिशियल स्टार्ट हुआ था वही फाइनल पहुंच चुका है। तो आप जानते हैं कि यदि पार्टिकल क्लोज लूप में मूव करता है तो वर्क डन कितना होता है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो 0 होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो हम मानेंगे कि भाई ये तो कंजर्वेटिव है ही नहीं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ये निकालना है वर्क डन और उनको जोड़ना है। यदि 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, और नहीं आते फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो चलिए मैं बात करता हूं इस ए से बी पाथ की। ए से बी जो पाथ है, ए से बी, इसमें अल्फा वाई आई कैप फोर्स लग रहा है अल्फा वाई इस डायरेक्शन, और एक फोर्स लग रहा है 2 अल्फा एक्स वर्टिकल डायरेक्शन, 2 अल्फा एक्स। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि कौन सा जो फोर्स का कंपोनेंट है उसका वर्क डन आना चाहिए, कौन से फोर्स के कंपोनेंट का वर्क डन आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं यार ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स का कोई रोल इसमें नहीं होने वाला है। तो ये वाला फोर्स हमारे लिए बेकार है, ये वाला फोर्स हमारे किस काम का नहीं है। इस पाथ में बात कर रहा हूं, ए से बी पाथ में बात कर रहा हूं। ए से बी पाथ में कोई रोल नहीं है इस वाले फोर्स का, हमें सिर्फ इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है। तो ये अल्फा वाई जो है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। वाई बेटा है वाई कोऑर्डिनेट, तो इस पूरे रास्ते में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। तो मैं वाई की वैल्यू 1 रख दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा। तो सिर्फ अल्फा के बराबर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैं कर सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी का बेटा, 1 मीटर के बराबर। सो आप यहां लिखेंगे वर्क डन इन ए टू बी इज इक्वल्स टू फोर्स है अल्फा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है 1, तो इतना जूल आपको वर्क डन मिल जाता है पॉजिटिव में। अब बात करते हैं बी से सी वाले रास्ते में। बी से सी वाले रास्ते में फोर्स अभी भी लग रहा है दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स वाला कंपोनेंट बेकार हो जाएगा। हमारे पास 2 अल्फा एक्स जे कैप के बराबर फोर्स लग रहा है, 2 अल्फा एक्स जे कैप के बराबर फोर्स लग रहा है, और इस पूरे रास्ते में एक्स की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं ये जो फोर्स है कितना है, 2 अल्फा के बराबर। मुझे पता है कि अल्फा नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव की डायरेक्शन में आएगा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अल्फा मुझे नहीं पता है, मैं अल्फा के टर्म्स में आंसर निकालूंगा। तो फोर्स है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना है, आधा मीटर के बराबर, नीचे डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन में लिख सकता हूं नेगेटिव होने वाला है। वर्क डन इन बी टू सी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू 1/2। सिमिलरली बात करते हैं वर्क डन इन सी टू डी की। सी टू डी जो आपका पाथ है उसमें वाई कंपोनेंट के जो फोर्सेस हैं उनका कोई काम नहीं आएगा, कोई काम काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो जेके वाला कंपोनेंट फोर्स का काम नहीं करेगा, तो हमें इस एक्स कंपोनेंट से काम चलाना पड़ेगा। और इस पूरे रास्ते में वाई की जो वैल्यू है हाफ के बराबर है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो मैं लिखूंगा सी टू डी में जो अल्फा इंटू 1/2 ये फोर्स आ गया, फोर्स है आई कैप डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है -1/2। तो ये आपका वर्क डन आ गया सी टू डी में। अब बात करें वर्क डन इन डी टू ई। वर्क डन इन डी टू ई, ये जो आपके पास पाथ है, इस पाथ में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल वाले जो फोर्स के कंपोनेंट है वो काम नहीं करेंगे, और इस पूरे रास्ते में जो एक्स की वैल्यू है वो 0.5 के बराबर रही है। तो मैं कहूंगा फोर्स कितना है, फोर्स है जी आपका जो जे कैप डायरेक्शन में है वो 2 अल्फा एक्स के बराबर, तो फोर्स आ जाएगा 2 अल्फा इंटू 1/2। ये फोर्स की वैल्यू है कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ और -1/2 के बराबर हुआ है, तो -1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब बात करें वर्क डन इन E2F प्रोसेस में। अब देखिए इस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का कंपोनेंट ये वाला जो है बेकार हो जाएगा। हमें सिर्फ x कंपोनेंट जो है फोर्स का चाहिए, वो कितना है अल्फा y, और यहाँ पूरे रास्ते में y की वैल्यू कितनी है 0 के बराबर। तो मैं कहूंगा इस पूरे रास्ते में फोर्स ही नहीं लगा है, फोर्स नहीं लगा है तो वर्क डन भी 0 होगा। अब बात करें वर्क डन इन F2A जो पूरा प्रोसेस है इसमें y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब x डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो काम नहीं करेगा, सिर्फ y वाला कंपोनेंट हमें इस्तेमाल करना होगा। और इस पूरे रास्ते में x की वैल्यू 0 के बराबर भी है, पूरे रास्ते में हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो फोर्स आ जाएगा 0, तो इसका वर्क डन भी आएगा 0 के बराबर। अब सारे फोर्सेस का जो वर्क डन है पूरे रास्ते में से आप जोड़ सकते हैं, ये अल्फा इंटू 1, ये माइनस अल्फा, और जोड़ लेते हैं इसको, तो अल्फा माइनस अल्फा बाय 4, और 2 से 2 गया, माइनस अल्फा बाय 2, और ये 0 प्लस 0, ये आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ये 0 कैंसिल आउट हो गया, -3/4 अल्फा आपको मिल जाएगा, और अल्फा की वैल्यू -1 के बराबर है तो आपको मिल जाएगा 3/4, यानी कि 0.75। तो 0.75 जूल के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने थोड़ा सा टाइम जरूर लगाया, लेकिन यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है अच्छे से बन रहा है तो आप ये बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से, 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस 2020 में आया है, 2020। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, और इसमें सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन में दिया है कि स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैंप दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री के बराबर। He/she starts at the bottom of the ramp with speed v0 and wants to turn around over a semicircular path xyz of radius r, during which he reaches a maximum height h at point y from the ground as shown in figure. Assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his weight only. Then आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सवाल देखिए कुछ ऐसा है कि एक रैंप है और रैंप पे उसको स्केट करना है। मान लीजिए उसकी स्केट है, तो वह ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इस पॉइंट पर उसको ऐसे टर्न लेना है, इस पॉइंट से उसको ऐसे टर्न लेना है, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे आना है। इसको समझ गए? देख पा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे तिरछा जा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और यहाँ पे स्केट को 180 डिग्री टर्न करना है और वापस इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हमें वापस आना है। तो ये इसका जाने वाला पाथ हुआ और ये हुआ इसका आने वाला पाथ। ठीक, इस पाथ से ये वापस आ जाएगा नीचे जमीन पर। तो पॉइंट x, पॉइंट y और पॉइंट z, 3 पॉइंट्स की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो पॉइंट y जो है वो पॉइंट y मैं कह सकता हूं इस इंक्लाइन प्लेन पर सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, जिस पॉइंट तक वो जा सकता है। इस पॉइंट तक जाकर ये वापस इसको आना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है आपको नहीं लेना है, सिर्फ उसको अपने वेट की वजह से इसको घुमाना है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहां से लेके यहां तक वो चला जाता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ये जो हाइट है वो हाइट h तक मैक्सिमम जा सकता है। तो क्या मैं
स्पीड बता सकता हूं पॉइंट y पर इस पार्टिकल की कितनी होने वाली है, बता सकते हैं। तो मैं यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv नॉट स्क्वायर। तो आपको यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, हाफ 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 सब हटा दिया, m सब हटा दिया, आपको मिल जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh के बराबर। तो ये एक रिलेशन आपको यहां मिल जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे मैं स्पीड निकाल चुका हूं और मैं ये कह सकता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसको, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, ये जो पाथ है XYZ ये एक सर्कुलर पाथ है, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास होना चाहिए, इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो बेटा देखिए कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग सकता है, सेंटर की तरफ फोर्स लग सकता है इसका mg का कंपोनेंट विच इज mg sin 30, ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, इस तरह की सिचुएशन बन रही है लाइक दिस, और पार्टिकल को यहां से घूमना है ऐसे। मैं कह सकता हूं इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स इस समय है mg sin थीटा के बराबर, mg sin 30, और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकता हूं। तो यहां लिखूंगा मैं mg sin थीटा इस पार्टिकल के लिए एट y पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, mg sin थीटा sin 30 एक्चुअली इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड जो है v के बराबर है और रेडियस जिसमें घूम रहा है वो r के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया g sin थीटा sin 30 व्हिच इज g by 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। r को इधर ले जाइए, r यहां जाएगा, v स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए आप, v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर। तो आपको ये मिल जाता है v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू gr बाय 2। तो ये इक्वेशन जो है ऑप्शन में चेक कीजिए किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, यस ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमने मैच करा दिया, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी मैच करने हैं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। सी पॉइंट की बात करें, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट x and z इज 0। डी ऑप्शन में दिया है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट x and z। तो सेंट्रीपिटल फोर्स x और z पर वो 0 है या मैक्सिमम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिए बेटा, यदि मैं दो पॉइंट्स को कंपेयर करता हूं, पॉइंट x और पॉइंट y, तो पार्टिकल जब जाएगा ऐसे तो पॉइंट पहले x पर पहुंचेगा और मैं कह सकता हूं कि पॉइंट h पर जब पहुंचेगा तो उसकी ग्राउंड से हाइट जो है वो h डैश के बराबर है, which is less than h। यहां इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पे यदि पॉइंट x है या पॉइंट यदि z की बात करूं, तो जब भी पॉइंट x या z पर पहुंचेगा तो उसकी हाइट जो है ग्राउंड से कितनी होने वाली है, h डैश के बराबर, और जब वो पॉइंट y पर पहुंचेगा तो उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होने वाली है, h के बराबर। हम क्लियरली कह सकते हैं कि h डैश इज लेस देन h। तो उसकी स्पीड इन पॉइंट्स पर, पार्टिकल की स्पीड जो है इन पॉइंट्स पर जो है वो ज्यादा होगी या कम v से, ये हमें पता लगाना है। हम जानते हैं कि रिलेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, ये सबके लिए कांस्टेंट है। हाइट कम होगी तो ये कम माइनस होगा, ये क्वांटिटी कम होगी जो इसमें से माइनस हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब स्पीड जो है यहाँ पे ज्यादा होगी, v डैश विल बी ग्रेटर देन v। समझ में आ रहा है कि यार कम हाइट पे है तो स्पीड अभी ज्यादा होगी कंपेयर टू हाइट h, तो स्पीड जो है ज्यादा होने वाली है। और स्पीड यदि ज्यादा है तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है नेट वैल्यू किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स x y z में यदि कंपेयर करें तो किसमें सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो स्पीड सबसे कम है इसमें, तो सबसे कम सेंट्रीपिटल फोर्स यहां जरूरत है, सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे जरूरत है, क्योंकि यहां पे स्पीड सबसे ज्यादा है पूरे पाथ में, पूरे सर्कुलर पाथ में। यहां और यहां की स्पीड जो है इस पूरे पाथ से ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है x पॉइंट पर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है पॉइंट z पर, और ये ज्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट y। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा।
तो यदि हम ऑप्शन यदि टिक करना चाहें तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है आपको कि पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, यानी रस्सी जो है वो आइडियल है, क्वेश्चन में दिया है। द पार्टिकल इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, okay, the string passes through a hole in the table and to its other end is attached a small particle of equal mass m. The system is set in motion with first particle describing a circle on the table with constant angular speed omega 1 and second particle moving in the horizontal circle at the conical pendulum with constant angular velocity omega 2. Show that the length of the portions of the string on either side of the hole are in the ratio omega 2 square is to omega 1 square. तो ये सवाल जो है मैं आपको समझा देता हूं, और ये सवाल जो है एक एरोडोव के क्वेश्चन का एक डेरिवेटिव है, बेसिकली डेरिवेटिव मतलब उसी का एक पार्ट है। तो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक टेबल है हमारे पास एक टेबल है, ये रही साहब टेबल, और ये इसके 4 है पाए। यहां पे एक होल है और इस होल में से रस्सी जो है आर पार कर दी गई है। एक पार्टिकल को नीचे बांध दिया गया है जिसका मास स्मॉल m है, और दूसरे पार्टिकल को यहां बांध दिया गया है जिसका मास m है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हो गया। The system is set in motion with first particle describing a circle on the table with constant angular speed omega 1 और दूसरे पार्टिकल को नीचे कोनिकल पेंडुलम से घुमाया जाता है। तो ऊपर वाला जो पार्टिकल जो स्मूथ सरफेस पे रखा है इसको एक सर्कल में घुमाया जाता है। सर्कल का रेडियस मुझे नहीं पता है लेकिन एंगुलर स्पीड पता है। एंगुलर स्पीड इसका कितना है, ओमेगा 1 के बराबर है, और इस नीचे वाले पार्टिकल को घुमाया जाता है कोनिकल पेंडुलम में, यानी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से घुमाया जाता है। ठीक है, और यहां की जो एंगुलर स्पीड है वो किसके बराबर है, ओमेगा 2 के बराबर है। तो हमें बताना है कि रस्सी का कितना पोर्शन यहां पे है टेबल पर और कितना पोर्शन जो है वो लटका हुआ है वर्टिकल में। तो मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ जो है L1 के बराबर है, ये लेंथ जो है L2 के बराबर है। ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, वैसे तो एक ही प्लेन में ये कर रहा है मोशन, सर्कुलर मोशन। तो रस्सी हमारे पास इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल रस्सी है, तो मैं कह सकता हूं टेंशन जो है बराबर होने वाली है रस्सी में टेंशन जो है बराबर होगा, चाहे वो कैसा भी कुछ भी घूमे उसके अटैच जो पार्टिकल है वो कुछ भी करें, टेंशन हमेशा बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे टेंशन जो है T1 के बराबर है, T के बराबर है। तो यहाँ पे भी जो टेंशन है इस पार्टिकल के ऊपर लग रही होगी T के बराबर। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा के बराबर है। समझ में आ रहा है सवाल? दोबारा बना देता हूं डायग्राम। एक जो है पार्टिकल ऐसे जा रहा है और दूसरा जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, लाइक दिस। और रस्सी जो है वो है रस्सी, ये रस्सी है, और किसी इंस्टेंट पे मान लेता हूं कि पार्टिकल जो है यहां आ चुका है, लाइक दिस। ये है साहब आपकी रस्सी, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इस पार्टिकल का मास m है, ये ओमेगा 1 से घूम रहा है, ये ओमेगा 2 से घूम रहा है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं इस कोण का जो एंगल है ये हाफ एंगल, ये थीटा के बराबर है। तो इस रस्सी में टेंशन जो है, रस्सी में टेंशन मैं मान लेता हूं यहाँ पे T के बराबर है, तो यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा T के बराबर। तो मैं इस पार्टिकल के लिए लिख सकता हूं कि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो T को लिखा जा सकता है m इनटू, ये लेंथ L1 मान लेते हैं, L1 इनटू ओमेगा 1 स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर। ये टेंशन है, ये जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर जो है यहाँ पर है। तो मुझे फोर्स के ऐसे कंपोनेंट करने होंगे जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहे हों। तो मैं ये कह सकता हूं ये थीटा के बराबर है एंगल, तो ये भी थीटा के बराबर होगा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा T cos थीटा और टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा T sin थीटा। इस रस्सी की लेंथ में मान लेता हूं L2 के बराबर है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, L2 sin थीटा के बराबर। सिंपल है यार। ये यदि L2 है तो ये L2 cos थीटा और ये L2 sin थीटा। तो मैं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है सेंटर की तरफ लिख सकता हूं, T sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m, रेडियस कितना है L2 sin थीटा, और एंगुलर स्पीड कितना है बेटा ओमेगा 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। sin थीटा से sin थीटा गया, टेंशन की वैल्यू आपको मिल जाती है m L2 ओमेगा 2 स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर 3।
तो इस इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है इस इक्वेशन से। तो टेंशन बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ml2 ω2 स्क्वायर ml1 ω1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मिल जाएगा आपको L1 ω1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 ω2 स्क्वायर। तो आपको मिल जाता है L1 बाय L2 इज इक्वल्स टू ω2 स्क्वायर बाय ω1 स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था कि उनकी लेंथ का जो रेशियो है, जो लेंथ ऊपर है टेबल पर, जो लेंथ हवा में है, उनका रेशियो ω2 स्क्वायर बाय ω1 स्क्वायर के बराबर है, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, A body of mass m was slowly hauled up the hill by a force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. सवाल कह रहा है कि ये फोर्स कुछ इस तरीके का है कि हमेशा फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के अलोंग हो जाती है। फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है कि वो टेंजेंट के अलोंग फोर्स हमेशा लगता है। Find the work performed by this force if the height of the hill is h, length of the hill is h, height h है, length of the hill is h, ठीक है, the length of its base is small l, और coefficient of friction जो है k के बराबर दिया है। और यहाँ देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि slowly hauled up, यानी कि धीरे धीरे करके इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगता है फोर्स, और फोर्स की जो वैल्यू है F के बराबर है। तो हमें वर्क बताना है कितना होगा टोटल इस फोर्स के द्वारा। तो आप देखिए बेटा कि ये मान लीजिए पार्टिकल जो है, मैं पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट से दिखा रहा हूं आपके लिए। तो पार्टिकल जब यहां है तो फोर्स है टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग। पार्टिकल जब यहां होगा तो फोर्स लगेगा टेंजेंट के अलोंग F के बराबर, और जब पार्टिकल यहां होगा तो फोर्स लगेगा यहां पे टेंजेंट के अलोंग। पार्टिकल जब यहां होगा तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पार्टिकल जब यहां होगा तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये बात सबको समझ में आ रही होगी? बोलो बोलो, आ रही है समझ में? तो अब मैं छोटे से पाथ, छोटा सा जो पाथ ये ट्रेवल कर रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व करने वाला हूं। तो मैं ये इंक्लाइन जो है दोबारा बना देता हूं कुछ इस तरीके से। मान लेता हूं कि पार्टिकल जो है पहले यहां है, पार्टिकल पहले यहां है, और पार्टिकल जो है एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में यहां से लेके पहुंच जाता है यहां पर, यहां से लेके यहां तक पहुंच जाता है। और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है मैं इसको dl के बराबर लिख देता हूं। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है? dl के बराबर है। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dl के बराबर, dl। पार्टिकल जब इस पूरे रास्ते में होगा तो पार्टिकल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, मैं दिखा सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन होगा इस तरीके से। और ये एंगल जो है मैं यदि थीटा के बराबर मान लेता हूं तो mg लग रहा होगा नीचे, mg cos थीटा लगेगा इस तरफ, mg cos थीटा, और एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा इस तरफ, mg sin थीटा इस तरफ। तो मैं छोटे से ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो थीटा है हर जगह अलग अलग होने वाला है। यदि मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो ये थीटा बेटा कुछ अलग हो जाएगा, थीटा कुछ अलग हो जाएगा। तो ये थीटा जो है वेरिएबल है, थीटा जो है वो वेरिएबल है। और फ्रिक्शन जो है बेटा इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है पीछे की तरफ लगेगा। मैं लिख सकता हूं उसको वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर। एन की वैल्यू कितनी है? mg cos थीटा के बराबर। तो म्यू mg cos थीटा के बराबर फ्रिक्शन का फोर्स लगने वाला है। तो मैं इस छोटी सी ड्यूरेशन में फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल सकता हूं। कितना आएगा आपके पास? फ्रिक्शन का वर्क डन dw फ्रिक्शन मैं लिख सकता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है इस ड्यूरेशन में? कांस्टेंट है, म्यू mg cos थीटा के बराबर, म्यू mg cos थीटा के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट जो है हुआ है इस डायरेक्शन में, मैं लिख सकता हूं dl के बराबर। और दोनों के बीच में जो है 180 डिग्री एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स जो है इस तरफ लगा है, तो आगे लग जाएगा माइनस। अब यहां पे देखिए कि ये जो dl cos थीटा है, dl cos थीटा है, dl cos थीटा का मतलब क्या हुआ? ये जो आपके पास छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा ये आर्क है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हुआ आपका dx। समझ गए? इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल को यदि आप ध्यान से देखें तो ये dl है बेटा, ये एंगल है थीटा, तो बन जाएगा आपके पास dl cos थीटा, dl cos थीटा। और इसको मैं कह सकता हूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, dx और dy दोनों मिलके dl बना रहे हैं। ये dy है, ये dx है, दोनों मिलके dl बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये dl cos थीटा कितना हो जाएगा? dx के बराबर। तो माइनस म्यू mg इंटू dx आपको मिल जाता है छोटा सा वर्क डन इस फ्रिक्शन का, छोटा सा वर्क डन मिल जाता है फ्रिक्शन का। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी।
dx का इंटीग्रेशन, तो जब पार्टिकल यहां से पहुंच जाता है यहां तक, यहां से पहुंच जाता है यहां तक, तो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स डायरेक्शन में, एल के बराबर। तो यहां लिख सकता हूं मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू mg एल के बराबर। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन मुझे मिल जाता है। फ्रिक्शन यहां पे एक वेरिएबल फोर्स था, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं था और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पे ये रिलेशन यहां पे बिठा दिया कि cos थीटा इनटू dl जो है dl cos थीटा वो dx के बराबर है, और dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू dx का इंटीग्रेशन l के बराबर आ जाएगा। तो मुझे फ्रिक्शन का वर्क डन मिल चुका है। mg जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, वेक्टर mg वेक्टर जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। तो mg का वर्क डन यहां से यहां यदि मैं निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं सिंपली माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को लिख सकता हूं माइनस ऑफ mgh। नॉर्मल का वर्क डन की बात करूं तो हमेशा जीरो आएगा, बिकॉज हमेशा ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मल के परपेंडिकुलर चलेगा। यहां पे यदि पार्टिकल है तो नॉर्मल लगेगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे, तो नॉर्मल का वर्क डन हमेशा जीरो आने वाला है। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे इस्तेमाल करूंगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम पार्टिकल को स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो भी कितना आएगा, जीरो के बराबर। फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल चुके हैं, माइनस ऑफ म्यू mg l के बराबर, म्यू का वैल्यू k के बराबर दिया था वैसे। ग्रेविटी का वर्क डन देखें तो माइनस ऑफ mgh के बराबर होगा, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन वही हमें निकालना है, इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इधर ले जाइए या इन दोनों को इधर ले जाइए तो आपको मिल जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू म्यू mgl प्लस mgh। तो ये आपको मिल जाता है आंसर। तो mg को यहां से कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा, म्यू की जगह k रख देंगे, kl प्लस h। तो ये आपको मिल जाता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, ये आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एक बार जेईई एडवांस में, लेकिन फिर भी दोबारा करवा आ सकता है ना, इससे रिलेटेड बीच में से कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो आप वैसे भी इस फिराक में मत रहिए कि ये क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसा फंस जाएगा, ऐसा फंस जाएगा। आप बस जो है अपना एप्टीट्यूड जो है उसको बिल्ड करने में पूरा एफर्ट लगाइए कि आपका दिमाग की जो नसें हैं कैसे खुल सकती हैं। अब नए नए तरीके के क्वेश्चन जो आपने नहीं किए हैं वो करना इस समय जरूरी है, तो जितना हमसे हो पा रहा है उतने हम नए क्वेश्चन जो है आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है, a horizontal plane supports a stationary vertical cylinder of radius capital R and disc A is attached to the cylinder by a horizontal thread AB of length L0। फिगर टॉप व्यू, यानी टॉप व्यू आपको दिखाया गया है। An initial velocity v0 is imparted to the disk as shown in figure. How long will it move along the plane until it strikes against the cylinder? The friction is assumed to be absent. तो यहां एक आपके पास सिलेंडर है और जिसका टॉप व्यू आपको दिखाया हुआ है, सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है बेसिकली, और हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं और सिलेंडर इस तरीके से रखा है। एक रस्सी का इस्तेमाल यहां पे किया है, एक रस्सी को, ये मान लीजिए ये स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और इस स्ट्रिंग का ये वाला जो एंड है, और बांध देता हूं उसको, हाँ, कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। ये रस्सी का ये वाला जो एंड है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी जाती है, तो क्या होगा कि ये रस्सी जो है ऐसे घूमती जाएगी और एक बार जो है ये लिपट जाएगी। तो ऐसे ही कुछ रोटेशन के बाद, कुछ नंबर ऑफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये रस्सी पूरी खत्म हो जाएगी और ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है जो इस एंड पे जुड़ी है, ये इस सिलेंडर से टकरा जाएगी। तो आपको वही कैलकुलेट करना है कि इस पूरे सिनेरियो को खत्म होने में, यानी इस डिस्क को टकराने में कितना समय लगने वाला है सिलेंडर से, ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आप देखिए इनिशियली इसका वेलोसिटी v0 है जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो टेंशन है वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, टेंशन T। कुछ समय के बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आए। तो ये हमारे पास है सिलेंडर और पहले जो थी रस्सी कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे एक डिस्क बंधी हुई है, इसका वेलोसिटी जो है v0 के बराबर है जो परपेंडिकुलर है लेंथ के। इस समय यहाँ पर जो टेंशन है वो होगी लग से T के बराबर, T0 कह देता हूं। ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है।
और इसका रेडियस जो है कितना है, कैपिटल आर के बराबर है। जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा लेट्स से यहाँ पे, ये पार्टिकल जब पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो रस्सी जो है कुछ इस तरीके से हो जाने वाली है, रस्सी यहां तक आ जाएगी और कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा होगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा होगा कि रस्सी जो है इतना जो है यहां तक इस पर चिपक चुकी है इस सिलेंडर के ऊपर, और मैं मान लेता हूं कि यहां से वर्टिकल से जो एंगल है थीटा के बराबर है, ये यदि आर लेंथ है तो ये आर्क लेंथ आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर थीटा के बराबर। इसका मतलब यदि लेंथ इसका इनिशियली एल नॉट था तो अब इसका लेंथ हो चुका है एल नॉट माइनस आर थीटा के बराबर। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि लेंथ जो है इसका चेंज हो जाएगा, इसका लेंथ जो है चेंज हो जाएगा, ये एल नॉट माइनस आर थीटा है और आर थीटा के बराबर लेंथ यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है लेंथ। हमारे पास जो लेंथ बची है वो एल नॉट माइनस आर थीटा के बराबर है। अब इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, और आप देख सकते हैं क्योंकि फोर्स हमेशा, टेंशन जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, इसका मतलब कोई भी वर्क इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है। जैसे बना होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन पार्टिकल कर्व में घूम सकता है। सिमिलरली सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि टेंशन की वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड जो है कांस्टेंट रहने वाला है। अब इस इंस्टेंट पे t बराबर t मान लेता हूं इसको, ये इंस्टेंट है t बराबर t, ये था t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू t प्लस dt पर क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू t प्लस dt पे क्या होगा कि जो इतनी r थीटा लंबाई जो लिपट चुका है सिलेंडर से, उसमें थोड़ा सा पार्ट और लिपट जाएगा, थोड़ा सा पार्ट और लिपट जाएगा, और मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंड है ये डी थीटा से और खिसक जाता है, डी थीटा से और खिसक जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इतना पार्ट जो है रस्सी का वो और एक्स्ट्रा चिपक चुका है, कितना हो जाएगा आर डी थीटा के बराबर, और रस्सी जो है अब आ चुकी है यहाँ पर, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं किसके बराबर है, ds के बराबर है, ds के बराबर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। अब आप ये देखिए बेटा, ds को क्या लिखा जा सकता है, ds को क्या लिखा जा सकता है, तो मैं पहले एक एंगल निकाल लेता हूं, ये वाला एंगल जो है कितना है, कैसे निकालेंगे एंगल, हम ये बात जानते हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा के बराबर है तो उनके परपेंडिकुलर जो लाइंस बनाई जाएंगी उनके बीच का एंगल भी थीटा के बराबर होगा। कैसे, ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है ये, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा के बराबर है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है उनके बीच का जो एंगल है वो भी कितना होने वाला है, थीटा के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा कि ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, और ऐसे सोचो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल डी थीटा के बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन जो है इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, डी थीटा के बराबर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आर्क जो है ये लेंथ में बता सकता हूं कि ये दिस इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगी, तो ये जाएगा आपके पास एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा के बराबर, ये आपको यहां से रिलेशन मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे मान लेता हूं। अब आप सोचिए बेटा कि इनिशियली यदि मैं कहता हूं कि जीरो जो अमाउंट है लेंथ का, एल नॉट का जीरो लेंथ जो है इस पर लिपटा हुआ है, यानी कि एंगल जो पार्ट लिपटा हुआ है वो कितना बना रहा है सेंटर पर, 0 के बराबर। इनिशियली जो लिपटा हुआ पार्ट है वो 0 एंगल बना रहा है, मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब ये लेंथ कोई लिपटी ही नहीं है सिलेंडर के ऊपर तो एंगल किस बात का बन रहा होगा, और जब ये पूरी रस्सी जो है ये लिपट जाएगी तो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे मैं लिख सकता हूं, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि थीटा नॉट जो है फाइनल जो टोटल एंगल बनाएगा पूरा रस्सी लिपटने के बाद तो होने वाला है वो एल नॉट अपॉन आर के बराबर, ये फाइनल एंगल बनाएगी जो रस्सी पूरी लिपटने के बाद, और रस्सी लिपटने से पहले 0 डिग्री की एंगल बना रही है सेंटर पर। तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ और लिमिट आपको मिल जाएगी 0 से लेके थीटा नॉट के बराबर, और 0 से लेके टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है डिस्क ने वो हमें मिल जाएगा। तो एस की वैल्यू आपको मिल जाती है एल नॉट थीटा नॉट माइनस आर थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
अब थीटा नॉट की वैल्यू जो है आप रख सकते हैं इसे एल नॉट बाय आर के बराबर, तो आपको मिल जाएगा एस इज इक्वल टू एल नॉट इंटू एल नॉट बाय आर माइनस आर इंटू एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 2। आर से आर कैंसिल आउट हुआ तो आपको मिल जाता है यहाँ से एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये s की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल ने मूव किया है पूरी जर्नी में, चाहे वो कितना भी लेंथ रस्सी का बाहर हो, कितना भी लेंथ रस्सी का अंदर हो, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रही है। तो टाइम में बता सकता हूं, टाइम कितना हो जाएगा आपके पास s अपॉन v नॉट के बराबर। तो आंसर मिल जाएगा एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r v नॉट के बराबर। तो इतना टाइम आपको लगेगा इस पूरे सिलेंडर पर लिपटने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे सवालों में हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी जो मोमेंट है वो आपको इमेजिन करना होता है। जैसे मैंने यहां पे देखा कि t बराबर 0 पे यहां है, तो t बराबर t पर ये कुछ इस तरीके से होगा कि इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी और स्पीड सेम रहने वाली है, लेंथ इतनी हो जाएगी। और उसके बाद हम जो वेरिएबल्स हैं उनमें छोटा छोटा चेंज लाते हैं। टाइम में चेंज लाए dt, थीटा में चेंज लाए d थीटा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल में चेंज लाए ds के बराबर। और फिर उन जो चेंजेस हुए हैं उनमें हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे ds d थीटा में जो है रिलेशन निकाल दिया, उसके बाद इंटीग्रेट उसको कर दिया, तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो बहुत सारे सवाल जिनमें इंटीग्रेशन आता है उसमें यही करना होता है। पहले हम एक रैंडम एक जनरल सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए टाइम t बराबर t पे क्या होगा, x बराबर x पर पहुंचेगा तो क्या होगा, y बराबर y पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जब रेडियस वेक्टर r वेक्टर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन सोचिए, और उसके बाद जो है आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज लाने की कोशिश करिए उन क्वांटिटीज में। जैसे टाइम में चेंज करिए dt के बराबर, x में चेंज करिए dx के बराबर, थीटा में चेंज करिए d थीटा के बराबर। तो फिर जो आपके पास चेंजेस आपको मिले हैं उन चेंजेस में आप एक फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, और फिर उन आपके पास जो डेरिवेटिव आ चुके हैं d थीटा dx dr dl dv da, उन सब के बाद उनको इंटीग्रेशन से नॉर्मल वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पता है आपको डेरिवेटिव्स को नॉर्मल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।